ओके देखें। सो हम डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो फिनोमिना है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिना है, क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्व पहले ही काफी सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया हुआ था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर, जो राइट एक्सप्लेनेशन है, वो आइंस्टाइन ने दिया हुआ था। तो वहां पर हमने कुछ चीजें बात की थी कि हर्ट्ज, लेनार्ड और हेलवेक, ये तीन साइंटिस्ट थे, जिसमें से हेलवेक का कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट लाइट पर डिफरेंट मेटल जो है वो करती हैं, एमिट करती हैं। तो इनडायरेक्टली उसने वर्क फंक्शन वाली चीज को एक्सप्लेन किया। एग्जैक्ट उसने वर्क फंक्शन टर्म यूज नहीं किया, क्योंकि वर्क फंक्शन टर्म किसने यूज किया है? आइंस्टाइन ने। उसने सिर्फ बताया, एक्सप्लेन किया कि यार ऐसा कुछ तो होता है जो डिफरेंट मेटल पर डिफरेंट लाइट से ही एमिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। फिर बाकी हेड्स और लेनार्ड ने, उन लोगों ने काफी सारे ग्राफ्स डेवलप किए थे एक्सपेरिमेंटली, और उनकी स्टडी हमें करनी थी। सो बेसिकली आइंस्टाइन से स्टार्टिंग होती है किसकी? क्वांटम की। क्वांटम की मतलब इन्होंने बताया कि एनर्जी कैसी है? क्वांटाइज्ड है। मतलब ये जो यार एनर्जी है अपनी, ये हम एच न्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब एक लाइट को हम पैकेट्स के फॉर्मेट में कंसिडर कर सकते हैं, जिनको क्या बोला उसने? फोटोन। सो कंसिडर द लाइट एज क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ फोटोन बीइंग द स्मॉलेस्ट एनर्जी यूनिट, और उसकी एनर्जी को उसने एच न्यू के फॉर्मेट में लिखा। फिर उन्होंने वर्क फंक्शन के बारे में भी बताया कि यार एक मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए होता है, उसके बाद ही वहां पर एमिशन हो सकता है। फिर ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, सारे ग्राफ्स हमने डिस्कस कर लिए हुए थे, और बेसिक वे पे क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा सा स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो चले यार आज क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही क्वेश्चंस, चले आप लोग भी सॉल्व करते चलेंगे। ओके चले यार, क्वेश्चन एक्सप्लेन करें, एग्जैक्टली क्वेश्चन में हुआ क्या है, प्रोसेस एक्सप्लेन करें कि क्या हो रहा है। एक मेटल प्लेट है, जब इस पे 200 वाली लाइट आ रही है, तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 2 times that of हाँ, नहीं नहीं नहीं, लेमडा जब 200 है तब नहीं, लेमडा देखो ज्यादा हो गया, मतलब एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई, तो स्पीड कम हो गई होगी। तो ये थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया, मुझे पहले लिखना चाहिए कि ये बाद वाली 200 है और पहले कितनी थी? 400 थी। 400 हाँ, जब 400 अप्लाई हो रही है, ज्यादा वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी, तो मैक्सिमम जो स्पीड है लेट से वो v है। ठीक। अच्छा, अभी दूसरी बार में क्या हो रहा है, इस मेटल पर लेट से लाइट कौन सी आ रही है? कोई डिफरेंट वाली लाइट आ रही है, 200 की लाइट आ रही है, लेमडा टू कितना है? 200 एंगस्ट्रॉम है। तो फिर क्वेश्चन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है, लेट से वो हम बोल रहे हैं v2 है, और वो कितनी हो गई है एग्जैक्टली? 2v। गुड। तो ये सिचुएशन हो गया यार। तो अब सॉल्व करना है वर्क फंक्शन, चलो सॉल्व करें जल्दी से। मेटल का वर्क फंक्शन बताना है आपको, सिर्फ मैथमेटिकल है, इतना कुछ टफ नहीं है।
सिर्फ थोड़ी सी मैथ लगानी है बस। ट्राई करें, जल्दी से सॉल्व करें। ओके, सबसे पहले बेसिक क्या है, हमें दोनों की इंसिडेंट एनर्जी निकाल लेनी चाहिए। E1 कितना हो जाएगा, मैंने समझाया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं, 12400 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा। अच्छा, एक और चीज, कुछ बुक्स में इसको इवन 1 to 5 तक भी लेके जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आप, जो आंसर्स होंगे वो इतने क्लोज कभी भी नहीं होंगे कि आपको इसमें कुछ डिफरेंस आ जाए। आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, सो लेट से हमने 12400 लिया और 400 का डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 412 3 टाइम्स 4 1, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑफ कोर्स E2 कितना आ जाएगा, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, यहाँ पर करेंगे तो इसका डबल ही आंसर आ जाने वाला है, कितना आ जाएगा, 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 62। हाँ, गुड। यार अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं ना, अभी तो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या थी काइनेटिक एनर्जी, अगर K1 इज इक्वल टू बात करें तो E1 माइनस 5 आ E1 जाएगा, minus 5 1। नहीं 5 मेटल तो एक 5। ही, 5 हाँ, हाँ, और K2 आ जाएगा E2 माइनस 5। 5। देखो हमें 5 चाहिए, ठीक है, लेकिन यार K1 और K2 देखो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्पीड पे। V1 और V2। तो अगर मैं इन दोनों का इक्वेशन का डिवाइड करना चाहूँ तो काम बन जाएगा क्या, K1 बाई K2 विल बी E1 माइनस 5 बाई E2 माइनस 5, काम बन गया। K क्या है, V1 V2 का स्क्वायर होगा ना, V1 बाई V2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 31 माइनस 5, और ये हो गया 62 माइनस 5। आ गया यार समझ में। और V1 बाई V2 का रेशियो कितना आ रहा है, V2 कितना है 2 1 by 2। टाइम्स 1/2। 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सॉल्व कर दो। समझ आया सबको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 62 माइनस 5 इज इक्वल टू 31 इंटू 4, सो 124 माइनस 4 5, डन। सो 35 इज इक्वल टू कितना आ गया, 62 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 62, सो 5 इज इक्वल टू बेसिकली आ गया हमारे पास 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार समझ आया सबको। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ नहीं आता है, ऐसे ही लॉजिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं प्रैक्टिस शीट पोस्ट कर दूंगा आज, तो आप लोग प्रैक्टिस शीट में भी सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट किसका है, वेव वे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का। यार वेव ऑप्टिक्स भी रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वेव ऑप्टिक्स के रिवीजन पे फोकस करना है, बट प्रैक्टिस शीट को इग्नोर नहीं करना है। तो मैं प्रैक्टिस शीट होल्ड रखूंगा, मैं मंडे या ट्यूसडे को डिस्कस करूंगा प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तब तक आप लोग सॉल्विंग करते रह सकते हैं। चले, तो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था कि एक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है। अब हम इस पे टाइप बढ़ाते जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलें।
चलो सॉल्व करें। तो समझ गए ये क्वेश्चन किस रेंज में पहुंच गया। ये क्वेश्चन बताने वाला है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक के आपको इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल दिया है। तो पहली सिचुएशन क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं लगा है, जितना उसको मिलना होगा उतना ही मिल जाएगा। डन। तो चले स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना चाहिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, लैम्डा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एनर्जी कितनी आ गई है। बताओ यार, इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, 12400 upon lambda in angstrom. 12400 अपन लेमडा। बट यार आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार कि ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, और लेमडा आपको क्या दी है 1 2, अच्छा एक चीज और नैनोमीटर में दी है, तो एक और जीरो लगा के इसे किस में बदल लेंगे, Angstrom में। ये आ गया क्या एंगस्ट्रॉम में। तो यार अब थोड़ा सा दिमाग लगा के रखो कि 1240 के जगह एग्जैक्ट वैल्यू तो 12375 थी, तो इसका मतलब ये है कि 12400 के जगह मैं अगर ये वाली वैल्यू यूज कर लूँ, इवन इसे और अप्रोक्सीमेट करके ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 75 की जगह इसे क्या लिख सकता हूँ 38। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। समझ आया सबको। हाँ, तो एग्जाम में ऐसे ढूंढते नहीं रहना है कि आप आंसर करो 10.013 ऐसा कुछ निकाल के लेके आ जाओ, नहीं, एग्जाम जैसा ही फील करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है इस चैप्टर में। हाँ मैं बताना भूल गया, इस चैप्टर में याद रखना है, मॉडर्न फिजिक्स में आपको बार बार लगेगा कि कैलकुलेटर यूज करो, बट नहीं करना है, अदरवाइज एग्जाम में फिर वो हैबिट नहीं बनती आपकी। चलो यार, ई लेमडा आ गया, तो अब क्या निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या हो जाएगी वो, ई माइनस 5, ई कितना है 10 वोल्ट, और ये कितना है 4। 4 सो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 6। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जब एक्स्ट्रा कोई भी पोटेंशियल नहीं लगा है तो रेंज क्या मिलेगी, बताएं। व्हेन इन दोनों का जो माइनस प्लस है कैथोड और एनोड का, वो अलग से कुछ लगाया ही नहीं है, वी क्या है 0 लगाया है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 0 to 6 0 to 6, यस 0 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज आ जाएगी। कोई डाउट किसी को इसमें, ओके गुड। ये वाला देखो सेकंड केस, अब हमने क्या किया है, कितना v लगा दिया है, प्लस कितना लगा दिया है, +2 कर दिया है, +2 लगा दिया है, तो बताओ क्या रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सोचो जो एकदम जीरो वाला इलेक्ट्रॉन रहा होगा उसको भी तो 2 वोल्ट मिल जाएगा ना, तो क्या एनर्जी 0 to 8 कर दोगे क्या, 8 to 0, 0 to 8. 0 to 8 कर देंगे, नहीं भाई 0 रहेगी ही नहीं, 2 to 6 2 to 8. 2 to 8 रहेगा, ठीक है 2 to 8 रहेगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं कि 2 to 8 रहेगा, क्योंकि 0 वाले को भी तो 2 मिल गई होगी ना, और 6 वाले को भी 2 मिली होगी, सो आंसर क्या आनी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 8 इलेक्ट्रॉन। Electron volt. मुझे लगता है अभी क्लियर है आपको, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं, थर्ड की, और क्या बताया मैंने नेक्स्ट का, लेट से v-2 दिया है, नहीं क्या एज्यूम किया था हमने -3। अब बताओ रेंज, चलो क्या लगता है, एक तो 0 है, -3 to तो हमारे पास -3 हाँ हमारे पास यहाँ पर जो रेंज है वो 0 to 6 तक की है, तो देखो 0 वाले का क्या होगा, वो -3 मिल जाएगा, पर -3 का मतलब ये थोड़े ना है कि इधर पहुंच जाएगा, रिपेल होगा -3 से, तो उसे एनर्जी थोड़े ना नेगेटिव में मिल जाएगी, तो वो कहाँ पे रहेगा 0 पे ही रहेगा। लेकिन जो 3 से ऊपर वाले हैं उन सब का कम होने लग जाएगा ना, तो इसका मतलब रेंज कितनी आ जाएगी, 0 to 3. 3 रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी तो वो रहेगी 0 to 6 - 3, मतलब कि 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की।
तो मुझे लगता है ये पोटेंशियल रिलेटेड वाला आइडिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। पक्का ना, किसी को डाउट तो नहीं? सर हाँ पूछे। हाँ सर, लास्ट वाला नहीं समझे। अच्छा, वो हुआ क्या 80 है? वोल्ट। हाँ देखो, हुआ क्या कि सपोज 5-6 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 0 है, एक के पास 1 है, एक के पास 2 है, और लेट्स से एक के पास 5 है। अब हमें अपोजिट में 3 फील होने वाला है, तो यार ये 0 वाला यहाँ पहुंच पाएगा क्या? अपोजिट 3 एनर्जी लग जाएगी तो ये नहीं पहुंचेगा। ये पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। 2 वाला पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। 5 वाले पे अगर 3 का लॉस करा दोगे तो कितनी बचेगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी। हाँ वो वाला है वो भी -3 कर दोगे तो 3 बचेगी। इसका मतलब जब ये लोग पहुंचे ही नहीं तो इनकी एनर्जी तो 0 ही मानेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, इसलिए हमारा 0 to 3 रहेगा। और ये वाला क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी में ये गलत हो जाता है। इसमें हम अधिकतर क्या कर देते हैं, 0 to 8 कर देते हैं। नहीं भाई, 0 वाले को भी तो एनर्जी मिल जाएगी ना, तो वही ये सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर है पक्का? हाँ चलो गुड। और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। ओके यार, पहले ये बताओ आप लोग, फोटो एफिशिएंसी से मतलब क्या है? किस टाइप की एफिशिएंसी है ये? अच्छा पहले ये तो फोटो शेल क्या होता है, अभी ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना। दो दो इंस्ट्रूमेंट है, फोटो शेल है, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले ये देखें कि फोटो सेल मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब कुछ याद आ रहा है, मैंने बताया था कि अगर 100 फोटोन होंगे तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे क्या? Only 100. सब मैक्सिमम निकाल सकते हैं 100, लेकिन बताया था ना एनर्जी 0 to मैक्स तक हो सकती है। क्या सबको एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये 100 फोटोन आके स्ट्राइक किए हैं 100 इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन निकले सिर्फ कितने हैं? 70 निकले हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी फोटोन एफिशिएंसी? 40 से 60 70 यूज कर रहे हैं हम अभी अभी के लिए, तो 70 हो जाएगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन में 70 दिया है। अभी फोटोन एफिशिएंसी कितनी है? 40। इसका मतलब 40 ये 100 फोटोन में से काम वाले फोटोन कितने हैं? सिर्फ 40। 40 इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाले हैं वो कितने निकलेंगे? सिर्फ 40. 40 आपको पता है कि n नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे तो उसका 0.4 टाइम्स ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ आया? तो फिर करंट हम निकाल ही सकते हैं। चले सॉल्व करें जल्दी से।
मतलब यहाँ पर हमें एग्जैक्टली क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उससे हम करंट निकालेंगे। तो मतलब सोल टारगेट हमारा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। याद है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या होगा? पावर बाय पावर बाय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। हाँ, फोटोन की एनर्जी, पावर बाय फोटोन की एनर्जी। ठीक है, तो पावर हमें चाहिए बट हमें तो इंटेंसिटी दी है। इंटेंसिटी तो क्या बताया, इंटेंसिटी इनटू एरिया करेंगे तो आ जाएगा कि उस एरिया में कितनी पावर आने वाली है। समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया ओवर फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं hc बाई लेमडा से। लैम्बडा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया यार काम हमारा, बाकी सॉल्व कर देना और क्या ही है। एन हमारा आ गया, ये इंटेंसिटी कितनी है 2 इंटू 10⁻3, एरिया कितना है 40 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच इंटू सी कितना हो जाता है 2 into 10 पर minus 2 25. into 10 to the power -25। -25। लेमडा है तो लेमडा ऊपर जाएगा और लेमडा की वैल्यू कितनी है 400। सो लेमडा की वैल्यू कर ली हमने 400 एंगस्ट्रॉम है। सो 10⁻−10 नैनोमीटर है, 10⁻⁻9। 9। चले सॉल्व करें, इनका आंसर क्या आ गया, सॉल्व कर ले जल्दी से। सो ये 25 ऊपर जाएगा पावर प्लस में। सो ये टोटल 10⁻−10 हुआ प्लस और 25 मतलब 10⁻15। 2 2 कैंसिल आउट हुआ, 4 4 16 हुआ। सो मतलब 1.6 इंटू 10⁻³ और एक 4 आएगा यहाँ पर इंटू 10⁻25 से 15 बचा, कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर है, सबको यही नंबर आ रहा है? हाँ, अब देखना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने हैं तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो फोटो एफिशिएंसी कितनी है 40%, मतलब n इंटू 40/100 ये हो जाएगा। 100। तो मतलब हाँ 1.6 इंटू 10⁻19 ओवर 0.4 अपन करा लेंगे आगे मल्टीप्लाई। अगर आपको इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। डिवाइडेड हाँ, तो हमें पर सेकेंड बाय चाहिए, टाइम हमने 1 सेकेंड लिया है, चार्ज हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 0.4 इंटू 10⁻19 इंटू किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन का, वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ आ गया यार सबको? तो यहाँ पर हमें पर सेकंड करंट पता चल जाएगी कि यार ईच सेकंड कितनी करंट वहां पर मिलने वाली है हमें फोटो करंट। सो कितनी हो जाएगी 0.4 इंटू 1.6 इंटू 1.6। बताए कोई डाउट किसी को इसमें? यार बताएं सबको ओके है नहीं ये? हाँ हाँ सर. ओके गुड, हाँ सर। ठीक है। तो मुझे लगता है अभी ये आइडिया सबको समझ में आ गया कि अ, अगर हमें इंटेंसिटी वगैरह दी है तो हम किस तरीके से नंबर ऑफ फोटॉन्स और सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा डीसी पढ़ने में और कुछ बुक्स में ये जो मैंने ये फोटोन वाला सिखाया है ये वेव ऑप्टिक्स में भी मिल जाता है देखने को। आपको याद है क्या, किसी ने सॉल्व करते समय देखे हैं क्या ऐसे क्वेश्चन? एक बल्ब से इतनी एनर्जी निकल रही है, इतना पावर का बल्ब है, तो कितने फोटोन यहाँ पर आ रहे हैं? किसी ने देखे क्या ऐसे क्वेश्चंस? इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा आपने ज्यादा सॉल्व नहीं किए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कई बार वेव ऑप्टिक्स में, तो टेंशन मत लेना कि नहीं सर ये तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है आपने वेव ऑप्टिक्स में दे दिया। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं, कई बार टेस्ट में देखने को मिल सकता है आपको। चलिए कुछ इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके, तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था? देखो बड़ा सिंपल सी बात है, हमें इक्वेशन दे दी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, ठीक है? तो इस इक्वेशन में से हमारा पर्पस क्या है, क्या फाइंड करना चाहिए हमें? अगर हमें वर्क फंक्शन पता है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हमें एक फोटोन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना। एनर्जी हाँ, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या फाइंड करने का ट्राई करना चाहिए? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि हमेशा उम्मीद करके मत बैठो कि सर ये 12400 वाला काम आएगा। नहीं, कई बार आपको पूरा बेसिक से भी सॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था। सो फ्रॉम इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? फ्रॉम इक्वेशन ओमेगा मिलेगा यार। ओमेगा क्या हो जाएगा? ये जो लिखा है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं, ये ओमेगा है हमारा। नहीं 2 पाई बाय हाँ, 2 पाई 2 एफ। पाई एफ तो ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2 पाई एफ। और ओमेगा कंपेयर करके दिया है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 15 इज इक्वल टू 2 पाई 15 एफ। तो देन एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 10 टू द 2 पावर। into to the power 15 यस, वेरी गुड। तो ये एफ आ गया। अब सॉल्व कर लो यार जल्दी से, चलो जल्दी से सॉल्व करो खुद से, देखिए फास्ट सॉल्व करें, जल्दी से एनर्जी निकालें। और एनर्जी किस में निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब काम बनेगा। ओके, देख लें यार क्या सिचुएशन हो जाएगी एनर्जी की। E इज इक्वल टू एच न्यू, बट हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमें E से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी है जूल में है, हमें इसे एच न्यू बाय E करना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो कर लेते हैं एच न्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 4 इंटू ये कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 15, और नीचे कितना रहेगा ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखिए अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है एनर्जी, सॉल्व करें जल्दी से। पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं सारी। हाँ, तो ये अपना 6.67 ठीक है, और ये 0.8 है। 4.2 हाँ, और इनटू पावर देख लेते हैं पहले, पावर 19 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, सो कितना आया 15। क्लियर, 19 कैंसिल आउट हुआ यहाँ से 15, और ये 15 पावर कैंसिल आउट हो गया। डन। तो 10 टू दी पावर कुछ बचा ही नहीं। सो अगर इसे सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? 8 पॉइंट हाउ मच? 8.31 ओके, 8.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है अभी क्लियर है, मैं के मैक्स निकाल सकते हैं। के मैक्स कितना आ जाएगा? E माइनस 5। तो ये हो गया हमारा कितना, E है 8.31, ये 4 है, आंसर आ जाएगा 4.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सा ऐसा टफ सी कोई चीज है नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बात ये था कि कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया कि ऐसा हर समय वेट नहीं करना कि इजीएस्ट कैलकुलेशन ही रहेगा, कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रह सकता है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और एक चीज और, जो बोर्ड्स की बुक है उसमें से आप लोग बोर्ड्स में से या फिर डीसी पांडे में से, वैसे मैंने सारी चीजें कवर कर ही ली हैं, मैं कर ही लूंगा पूरी चीजें, फिर भी एक बार रीड करेंगे आप लोग, रीड करेंगे थ्योरी, सेल्फ रीड करेंगे एक बार बुक को, उसके बाद शीट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सब लोग को मैं बोल रहा हूँ,
संडे आफ्टर द टेस्ट, संडे आफ्टर टेस्ट सबको कंपलसरी बुक रीड करना है। चाहिए तो सेंटर में आ जाओ, जो लोग अगर आना चाहते हैं आ सकते हैं, वो आ जाए और ये सॉल्विंग करके जाए, ये पूरा रीड करके जाए, फिर प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया आपको और अच्छा समझ में आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का। ठीक है, ओके चलो ठीक है। ये सिचुएशन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि थोड़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के काफी सारे क्वेश्चन जो टाइप के हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। अच्छा चलिए, तो अब थोड़ा सा नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, हमने फोटोन पढ़ लिया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया। हमने कितनी चीजें पढ़ ली? 3 चीजें पढ़ ली हैं हमने। अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। ये मैटर वेव रियल में बताता है डुअलिटी, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। तो लाइट का तो डुअल नेचर हमें पता है, मैटर के बारे में हमें कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, काफी ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आते हैं। किस पे? दी ब्रोगली। दी ब्रोगली मैटर वेव, मैटर वेव हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। जब तक कोई चीज प्रूव नहीं हो जाती तब तक उसको हाइपोथेसिस ही बोलेंगे। सो दी ब्रोगली मैटर वेव हाइपोथेसिस हमें बात करनी है, और अब बाद में ये प्रूव हो चुकी है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, देखिए दी ब्रोगली मैटर वेव हाइपोथेसिस क्या थी, और दी ब्रोगली ने उस समय बहुत ही बड़ी बात बोली थी। एक्चुअल मॉडर्न फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया कि लाइट का पार्टिकल नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। अब देखें काम की बात क्या बताई। जैसे हम बात करते हैं फोटोन के बारे में, तो फोटोन के 2 नेचर होते हैं। कैसा? पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक, तो हमें पता है, ठीक है, फोटोन का पहले तो एक वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है। अच्छा, वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर फील कहां से आएगा? अगर इसके पास लेमडा है मतलब ये वेव है, अगर इसके पास एक वेव लेंथ है, एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि ये वेव है। ठीक है, तो हमें पता है कि वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं। सोचो एक फोटोन किसी v स्पीड से जा रहा है तो हम इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। याद है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था फोटोन के मोमेंटम का? m into h c by lambda, हाँ, m इंटू सी भी या फिर h बाई लेमडा। h by lambda। यहां से पता चल रहा है कि अगर फोटोन मूव हो रहा है तो उसके पास वेवलेंथ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेमडा ऑफ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड एज h बाई p। ठीक, पार्टिकल नेचर मतलब ये है कि मोमेंटम को हम m इंटू वी टाइप का भी लिख सकते हैं। ये चीज बता रहा है पार्टिकल नेचर को। तो ये तो बेसिक सी बात थी, मतलब इसमें दी ब्रोगली का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। दी ब्रोगली का कहना ये था कि यार अगर फोटोन को आप बोल सकते हो कि ये वेव है और पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इनका हाइपोथेसिस ये था कि यार इलेक्ट्रॉन के भी 2 नेचर हो सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन के भी 2 नेचर हो सकते हैं। कौन सा? वेव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो होता ही है, ये तो पता ही है, बट वेव नेचर भी हो सकता है। कैसे? पार्टिकल नेचर मतलब मोमेंटम अगर लिखना है तो मैं m इंटू वी तो लिख ही सकता हूँ, नो डाउट। बट मैं जब बोल रहा हूं कि अगर इसके पास m इंटू वी का एक मोमेंटम है तो वेवलेंथ भी तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जैसे फोटोन की है। ये जैसे हमने फोटोन की वेवलेंथ निकाली है वैसे इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, h अपॉन p करके। ठीक, अब प्रॉब्लम देखो, इसका मतलब ये है कि हम बिना कुछ दिमाग लगाए, हम दिमाग नहीं लगा रहे, हमने बिना मतलब इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर दी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर दी तो सबकी ही होगी। मतलब लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट है उसको v स्पीड से थ्रो किया, तो अगर इसके पास m है v है तो इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो ना। लेकिन ये पार्टिकल वेव की तरह जाता है क्या? नहीं।
तो मतलब ये तो बिल्कुल वेग क्राइटेरिया हो गया, मतलब कुछ भी बोल दिया किसने, डी ब्रॉगली ने, कुछ भी बोल दिया रैंडम सा। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके दी तो ये चीजें थोड़ा सा सेंस लगने लगी कि हाँ वेव नेचर है, ठीक। बट आप सोचो, आपको कोई वेव कब फील होती है वेव जैसे, जब उसकी फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। सोचो अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा नहीं है तो एनर्जी बहुत कम होगी, आप उस वेव को फील ही नहीं कर पाओगे ना। फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, आय वरती घेतलीस का घेऊन अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए वहां पर, एनर्जी भी ज्यादा होगी तब आप फील कर पाएंगे। फ्रिक्वेंसी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम। तो अगर मैं उल्टा क्राइटेरिया ले लूं, किसी की वेवलेंथ काफी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, काफी कम। तो बेसिकली उसकी वेव को हम फील ही नहीं कर पाएंगे। मतलब चले काम की बात पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि लेमडा मुझे निकालना है h/m/v से। सोचो अगर ये m मतलब नॉर्मल है, कुछ भी सिंपल सी वैल्यू कैरी करता है, तो अगर ये m क्या है, काफी बड़ा है, तो लेमडा क्या आएगा, कम आएगा। लेमडा कम आएगा, मतलब एनर्जी कम आएगी। अगर एनर्जी वेव वाली एनर्जी कम आएगी तो हम कभी फील ही नहीं कर पाएंगे कि ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की बात करते हैं तो इनका मास किस रेंज में होता है, इस रेंज में होता है ना। तो m अगर बहुत ही कम है तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या आने वाली है, बहुत ही ज्यादा आने वाली है। ठीक है। तो उस फॉर्मेट में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है कि इसने जो था डी ब्रॉगली ने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देके बताया कि यार इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक। लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं दी गई डी ब्रॉगली को, क्योंकि बहुत ही रैंडम सी बात की। तो 1930s के आसपास 1930s के आसपास में 2-3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि हाँ ये सही होगा। मतलब हम उनको भी नहीं पता, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डी ब्रॉगली ने सही बताया था। देखें क्या प्रूव किया उन्होंने वाईडीएसई कराया। वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट याद है, वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसमें क्या होता था कि लाइट वेव को जब हम यहाँ से डालते हैं तो वो मैक्सिमा मिनिमा बनाती है, मतलब यहाँ पर लाइट फिर डार्क फिर लाइट, ऐसे बैंड्स बनाती है, क्लियर। अच्छा, सोचो अगर हम यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो करें तो यार पार्टिकल इधर इधर से जाएगा या फिर इधर से जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन लगा दूं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करें, इलेक्ट्रॉन की, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे तो ये होना चाहिए ना रियल में कि लेट से सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ से चले गए या फिर सारे इस तरफ से चले गए, बट ऐसा नहीं होता है। रियल में जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्प्लिट होते हैं यहाँ पर, और एक्यूमुलेट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो बिल्कुल ऐसे होते हैं। काफी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, लेट से मैंने 50-50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, इस तरीके से। मतलब इलेक्ट्रॉन ने भी क्या बना दिया, मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये तो सिर्फ कभी कब पॉसिबल है, वेव के लिए ही तो पॉसिबल है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस ये सब। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन में भी वाईडीएसई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में भी डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ये सारी चीजें होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक वेव है। तो यही हमारे चैप्टर का टारगेट है, चैप्टर का नेम है, चैप्टर का क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट तो हमने पढ़ लिया है, एंड मैटर, क्लियर। तो ये जो मैटर है, मतलब जो जिसको हम देख सकते हैं ये मटेरियल, उनका डुअल नेचर और लाइट का सिमिलर ही है। तो ये पॉइंट समझ में आया, डी ब्रॉगली का पॉइंट समझ में आया कि उसने इलेक्ट्रॉन को जो एक वेव के फॉर्मेट में ट्रीट किया और बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि हाँ वो सही भी है। अभी हम आगे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे
कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, एक टाइप का मैटर। तो बेसिकली उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, ये जो उसकी मैटर वेव हाइपोथेसिस है उसके थ्रू उसने सबका वेवलेंथ और ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। क्लियर? तो देखें, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए फील कर सकते हैं हम, लेकिन आप सोचो YDSC करा रहे हो और यहाँ पे आप स्टोन थ्रो करो, स्टोन या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स, तो आपको ये नहीं मिलेगा पैटर्न। अब क्यों नहीं मिलेगा? आपको याद है YDSC कब दिखता है? ये याद आ रहा है सबको? हाँ, मतलब जब डी लेमडा से मतलब काफी बड़ा होता है, या मैं बोलूं वेवलेंथ काफी छोटी होती है डी से। ठीक, लेकिन अभी जस्ट अभी मैंने देखा कि इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि एज m मास इंक्रीजेस तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? सो फॉर रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स, फॉर रेगुलर साइज मतलब जो हमें विजिबल है, विजिबल ऑब्जेक्ट्स, उनका m इतना ज्यादा है कि लेमडा इतना ज्यादा कम आता है कि अप्रोक्सीमेटली क्या कंसिडरेबल है, 0। तो यार अगर लेमडा ही बिल्कुल 0 हो गया तो क्या कभी उससे ज्यादा आप डिफाइन कर पाओगे क्या? नहीं। तो इसलिए रेगुलर ऑब्जेक्ट में सोचो, आपकी वाटर स्प्रिंकल करके YDSC आप पालो नहीं, रेगुलर साइज के ऑब्जेक्ट में ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। थॉट समझ में आया कि डी ब्रोगली की मैटर वेव हाइपोथेसिस क्या है? अच्छे से लिख लेंगे यार सब लोग, बताएं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे से लिख पाएंगे सब? डी ब्रोगली मैटर वेव हाइपोथेसिस। ओके, चले, अब इस हाइपोथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें याद रखने हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर? तो चले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो चीजें हमने फोटोन में देखी थी वो सारी चीजें अब हम किस में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन में, या फिर मैं बोलूं मैटर वेव में देखेंगे बेसिकली। तो हमारा टारगेट है उसे मैटर वेव पे डिस्कस करना। ओके, चले, सबसे पहले मैटर वेव की वेवलेंथ। ओके, सो लेट्स से मैटर वेव की वेवलेंथ, कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, हम हमेशा लेमडा कैसे निकाल सकते हैं, h/p से, और उसका मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, m/v से। कोई डाउट? ये हो गई मैटर वेव की वेवलेंथ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है अगर, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो टेंशन नहीं है, लेमडा क्या हो जाएगा, h/m/v। ठीक, बट m ये इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, v भी इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात यह कि इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, h हमें पता है, हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट टाइप भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे फॉर्मेट में देखें, व्हेन सपोज इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को हम कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दें। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, मतलब हमें k दे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यार, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है मतलब k इज इक्वल टू क्या है, हाफ mv² है ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या रखना है हमें, m/v मतलब क्या, मोमेंटम। तो इंस्टेड ऑफ mv हमें क्या यूज करना चाहिए, p²/2m। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2m × k हो जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा वेवलेंथ के फॉर्मेट में, लेमडा इज इक्वल टू h/m
p था, और p को अब हम क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं जब हमें वेलोसिटी गिवन है, और जब काइनेटिक एनर्जी गिवन है तब क्या लिख सकते हैं, रूट 2m इंटू के। Okay. ठीक है, 2m इंटू के। तो ये पूरा रहेगा जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी दे के पूछेगा तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करेंगे, स्पीड वाला पूछेगा तो स्पीड वाला यूज करेंगे। ठीक। अच्छा, हमें पता है कि ये चार्ज पार्टिकल है, लेट से इलेक्ट्रॉन है या कोई भी है, तो इसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी वोल्टेज से दे सकते हैं ना। सो व्हेन kinetic energy is provided through voltage, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोवाइड की है, वोल्टेज के थ्रू प्रोवाइड की है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को p²/2m तो लिख ही सकते हैं, लेकिन उसको क्या लिख सकते हैं, q इंटू v। कोई डाउट किसी को इसमें? तो इसका मतलब मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिख सकते हैं ना। सो अगर वोल्टेज गिवन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2m q इंटू v। सो लेमडा क्या था, लेमडा होता है h/p, लेकिन h/, अगर हमें वोल्टेज दिया है कि किस वोल्टेज से ये एक्सेलरेट हुआ है, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देंगे, q इंटू v। और ये v स्पीड नहीं है, क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल। ये v क्या है, पोटेंशियल। बता, यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो या फिर वोल्टेज गिवन हो तो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? डन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं ना। फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, इलेक्ट्रॉन का m पता है, क्यों पता है, h पता है, सॉल्व कर सकते हैं ना हम। हाँ. यस, तो सॉल्व करके हमें डायरेक्टली याद रख लेना है, क्यों हमें एग्जाम में दिक्कत हो। 2 इंटू ये क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो इसे पूरा अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर आता है रूट 150 डिवाइडेड बाय वोल्टेज, और ये आंसर किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। क्लियर। अच्छा, रूट 150 को भी अगर मुझे लेट से और कुछ लिखना है, सो रूट 150 नियरली लिख सकते हैं हम 12.27, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट v, ये भी आंसर क्या है, एंगस्ट्रॉम में। क्लियर। ये हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये समझ में आया सबको? हाँ. तो दो चीजों के लिए याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ गया तो टेंशन नहीं लेने लगना है, जल्दी से आंसर हमें लिख देना है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए भी डायरेक्ट याद रखेंगे। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ वही हो जाएगा यार, मतलब h/√2, ये क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज तो वही रहेगा, और वोल्टेज। ये तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है या कम होता है इलेक्ट्रॉन से? ज्यादा होता है. ज्यादा होगा, तो लेमडा क्या आना चाहिए, और कम आएगा। ठीक है, याद रखेंगे कितना आएगा, 0.286, 0.286 डिवाइडेड बाई रूट वोल्टेज, एंगस्ट्रॉम में आंसर। यार क्लियर है यार सबको, दी ब्रोगली वाले वेवलेंथ वाले पैटर्न पे? हाँ. ओके, ये v फिर से मैं लिख देता हूँ, ये पोटेंशियल है यार, इसको वेलोसिटी वगैरह कुछ मत समझ लेना, ये पोटेंशियल के टर्म्स में हमने दिया हुआ है आपको।
तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली। पहले हमने पढ़ा कि यार मैटर वेव रहेगा अगर v के टर्म्स में, सो लेमडा इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से देखें, लेमडा होगा h अपॉन पी। अगर इक्वेशन में वेलोसिटी दिया है तो क्या लिखेंगे p को, mv। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो p को क्या लिखेंगे, रूट m के। अगर वोल्टेज दिया है तो 2m। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, q इंटू v। समझ आया सबको? ये लिस्ट ऑफ वेवलेंथ है जो हम यूज कर सकते हैं। डन। ओके, ये था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब के लिए। अगर हम बात करें एक सिंपल गैस मॉलिक्यूल के लिए, तो क्या गैस मॉलिक्यूल को ऐसे वोल्टेज से एक्सेलरेट करा सकते हैं क्या? गैस मॉलिक्यूल की स्पीड किससे बढ़ाते हैं हम? टेम्परेचर से। गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी किससे बढ़ाते हैं हम? टेम्परेचर से बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो ठीक है, फॉर गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T, और T कैसा है, केल्विन में है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लिखने में केल्विन में ही लिखते थे। अब बताओ यार, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी कोई बता सकता है? टी टेम्परेचर पर एनर्जी कैसे लिखते हैं गैस मॉलिक्यूल की? 3/2 nRT। 3/2 nRT। बताओ इसमें कुछ गलती है क्या? ये किसकी एनर्जी है? KT। यस, ये किसकी है एनर्जी? पूरे गैस की एनर्जी है। हमें एक मॉलिक्यूल की चाहिए, तो मॉलिक्यूल की आदत क्या हो जाती है, 3/2 KT। KB KB into T। हाँ, इसको E बस लिख देते हैं, K इंटू टी। ये K पता है क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन Boltzmann कांस्टेंट constant। होता है। K B भी लिख देते हैं इसे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस तरीके से भी हम अप्रोच कर सकते हैं। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसका मतलब लेमडा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू लिख सकते हैं h अपॉन पी था, और p को हम लिख सकते थे क्या, h अपॉन रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, 3 kb इंटू टी लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा h अपॉन रूट 3m kb इंटू टी। यार पता है, एग्जाम में जो होता है ना, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंपैरिजन वाले आते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं चाहते कि आप बहुत ज्यादा रूट सॉल्विंग और ये सब करें। तो एग्जाम में जो पॉसिबिलिटी होती है वो डायरेक्टली आती है क्या, कि बताओ 20 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, नहीं 20 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस, इनकी वेवलेंथ पे क्या फर्क होगा, दो गैस के मॉलिक्यूल्स एट 20 डिग्री एट 80 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ठीक। टी। तो आंसर क्या आना चाहिए, रूट T2/T1 आना चाहिए, हाँ रूट 80/24। मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 2 टाइम्स। बताओ सही है या नहीं, सही है या नहीं? हाँ सर। नहीं भाई, क्या समझाया भाई यहाँ? बताओ क्या दिख रहा है यहाँ पर काम का? केल्विन। केल्विन में ये कैपिटल टी है भाई, छोटा टी ऐसे नहीं लिख दिया मैंने। ये क्या है, कैपिटल टी है। मतलब इनको हमें किस में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए था, केल्विन में। केल्विन में, तो रेशियो आएगा। ठीक है, तो ऐसे डबल मत कर देना, ये रॉन्ग है। मैं सेम एग्जांपल लिखा नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं है इतना लिखाने का, बट आप समझ गए कि भूलना नहीं है टेम्परेचर केल्विन में। रुको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर से लिख देता हूँ, दिस टी हैज टू बी इन केल्विन, और आई विल राइट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब इन केल्विन।
चलिए ये वेवलेंथ रिलेटेड है, समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, गुड 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 गुड। तो अभी क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो यार कैसे इन फॉर्मूलाज को अलग अलग यूज करना है। डन। तो आप लोग आंसर बताते जाओगे, मैं सॉल्व करके चेक भी कर लूंगा। चले। ओके, तो ये देखो यार, ये एकदम बेस क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहिए, मुझे प्रोटॉन लेना चाहिए, दिक्कत कर देगा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ले लेता हूं मैं। यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन दे आर गिवन सेम स्पीड और सेम मोमेंटम और सेम एनर्जी और दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम सेम। तो मैंने 4 डिफरेंट क्वेश्चन इसी में सॉल्व करने को किया हुआ है। आप लोग एक बार ट्राई कर लें, जल्दी से फास्ट सॉल्व कर लें। मैं 1 मिनट बाद डिस्कस कर लेता हूँ सारे एग्जाम्पल।
ओके, सो आई गेस सब लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? चले तो सीधा सॉल्विंग कर लेते हैं यार, देखें सॉल्विंग वाइज कर लेते हैं। नंबर 1, जब सेम स्पीड है यार, अगर सेम स्पीड है तो आप समझ गए कि कौन सा लेमडा यूज करना चाहिए हमें, v वाला। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p तो होता है, बट उसे क्या लिख सकते हैं, h अपॉन mv। ठीक है, तो मतलब अगर मैं रेशियो देखूंगा लेमडा 1 बाई लेमडा 2, m और v दोनों अपॉन में है ना, मतलब क्या आएगा m2 बाई m1। क्लियर? तो अगर v कांस्टेंट है तो देन लेमडा प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई m। तो आंसर क्या आ जाएगा, m2 कितना है, कौन किस में देखा गया है, प्रोटॉन और अल्फा में। तो दोनों का मास देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, प्रोटॉन है नंबर 1 और प्रोटॉन के बाद अल्फा है नंबर 2। अल्फा पार्टिकल है नंबर 2। तो प्रोटॉन का मास क्या है, m1 अगर m0 है तो अल्फा का कितना होगा मास, 4m। ओके m2 होगा 4m। तो बस काम बन गया अपना, 4m0 बाई m0, मतलब रेशियो क्या आएगा, 4:1। तो मुझे लगता है ये एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में क्या दिया हमने, सेम मोमेंटम। यार अगर सेम मोमेंटम दिया है तो हमें मोमेंटम वाला यूज करना चाहिए था। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन p। अगर ये सेम है और ये भी दोनों के लिए सेम है तो फिर लेमडा क्या रहेगा, सेम। सेम रहेगा। तो लेमडा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और सेम रहेगा एल से। सो इसका मतलब लेमडा 1 बाई लेमडा 2 रेशियो क्या आने वाला है, 1:1। ठीक, थर्ड क्या है, क्या पूछा है, सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए देखें तो हमें अब कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए, लेमडा का काइनेटिक एनर्जी वाला। तो एच अपॉन काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देते हैं, √2m k। तो अभी अच्छी बात यह कि k क्या है, दोनों का सेम है, तो k हट जाएगा। तो क्या दिख रहा है, अगर हम सिचुएशन देखें, देन लेमडा प्रोपोर्शनल टू क्या दिखेगा, 1/√m। ठीक है, तो इसका मतलब अभी रेशियो आ गया है दैट लेमडा 1 बाई लेमडा 2 विल बी √m2 और m1। और जस्ट अभी हमने कर लिया था कि m2 इज 4m0 while m1 is m0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2:1। क्लियर है यार ये सबको? ओके, व्हेन सेम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, अगर सेम पोटेंशियल है तो फिर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से लिखना चाहिए। सो √2m और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, q इंटू v। तो अगर हम देखें तो सेम तो सिर्फ पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेमडा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो रूट के अंदर m भी आएगा और q भी आएगा। तो ये थोड़ी सी काम की चीज़ और एक्स्ट्रा मिल गई। सो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 क्या आ जाएगा, √m2q2 ओवर m1q1। तो अगर हम बात करें तो m2 तो 4m0 है, इनटू उसका जो चार्ज होता है वो डबल होता है प्रोटॉन से। क्लियर है सबको, चार्ज उसका डबल आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाँ 2√2 ओवर 1। कभी कभी 2√2 की वैल्यू भी रख देता है तो वो टेंशन नहीं है, 2√2 ओवर 1। डन यार, समझ आया सबको अच्छे से? हाँ सर। ओके गुड, चलेगा। और भी कुछ बेसिक एग्जांपल्स, अभी मैं वैल्यू वाले नहीं दे रहा हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको कर दिया है ये एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये आप समझ गए हैं कि सॉल्विंग ही करनी है सिर्फ। ठीक है, दे देता है 1500 वोल्ट से एक्सेलरेट करा दिया, समझ गया, v की वैल्यू रख दो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन की। चले कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज a particle explodes
floats in two parts of mass ratio 1:3. Clear? Find ratio of their de Broglie wavelength. फाइंड करें, सॉल्व करें. डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मैटर वेवलेंथ भी बोल देता है कभी कभी, तो याद रखना डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब मैटर वेवलेंथ. चलो बताए, किसी ने सॉल्व किया? बताए, किसी का आंसर आ गया? यार एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा वहां पे? मोमेंटम कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इनिशियली तो कुछ नहीं था यार उनके पास. इनिशियली मोमेंटम तो जीरो था, सिर्फ फाइनल मोमेंटम रहा होगा. इनिशियली जीरो था, फाइनल क्या हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2. तो क्या रेशियो है? अगर मैं बात करूं कि v2 m2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, m1 v1 माइनस, मतलब डायरेक्शन बता रहा है सिर्फ, तो रेशियो यहां से आ जाएगा ना v1 ओवर v2 का. क्या आ जाएगा? v1 ओवर v2, m2 और m1 आ जाएगा. m2 और m1, और m2 और m1 का रेशियो क्या दिया है? 1:3. तो मतलब v का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1. तो इसका मतलब हमें देखें तो लेमडा इज इक्वल टू क्या था? h अपॉन mv होता है ना. तो v का भी रेशियो पता है, m का भी रेशियो पता है, सॉल्व कर देंगे. लेकिन क्या हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत थी क्या? m और v अलग अलग निकालने की जरूरत थी क्या? नहीं थी. पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो. तो इसका मतलब फाइनली पार्ट वन और पार्ट टू का मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम बट अपोजिट डायरेक्शन. तो इसका मतलब ये है कि एज इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? जीरो. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? p1 प्लस p2 क्या होना चाहिए? जीरो. तो मतलब दोनों पार्ट का मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. सो बोथ पार्ट will have same momentum in magnitude. कोई डाउट किसी को इसमें?
तो इसका मतलब दोनों का वेवलेंथ क्या आएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 होना चाहिए। उनका रेशियो क्या आना चाहिए? 1। समझ आया ये? इसका मतलब कोई भी एक्सप्लोजन रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे मास लेके देगा तो एक्सप्लोजन में क्या ही चीज कंजर्व रहती है? मोमेंटम ना। तो इसका मतलब दोनों फ्रेगमेंट को दी ब्रॉगली वेवलेंथ हमेशा कैसी मिलेगी? सेम। क्वेश्चन का पर्पस समझ आया सबको? बताएं भाई। हाँ सर। पक्का ना? चले कुछ और एग्जांपल्स कुछ और देख लेते हैं थोड़े से। टेम्परेचर वाला भी एक देख लेते हैं लेट्स से। फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie wavelength length of H2 at 27 degrees Celsius and helium molecule at 127 डिग्री सेल्सियस। चलो सॉल्व करें जल्दी से। ओके बताएं यार, इसमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा फिर? लेमडा का एच अपॉन पी मोमेंटम एनर्जी से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3m n kb into t। एक केबी इंटू टी। तो अगर मैं देखूँ तो केबी तो कांस्टेंट है बट टी कांस्टेंट है क्या दोनों का? नहीं। एम कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेशियो जो आएगा लेमडा 1 ओवर लेमडा 2 वो क्या आएगा? रूट ओवर, दोनों इनवर्स में है तो क्या हो जाएगा? m2t2 ओवर m1t1। m2 हीलियम का मास कितना है? 4 4। हीलियम का टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन। 7। तो अभी हम 273 ऐड करेंगे क्योंकि हमें किस में रखना है? केल्विन में रखना है। हाइड्रोजन का मास 2 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो बस सॉल्व कर देंगे। लेमडा 1 ओवर लेमडा 2 क्या आ गया? 4 इंटू 2 2 बचा। ऊपर कितना आ जाएगा? ये 400 और ये सॉल्व करके 300 मतलब 8 2 ओवर। रूट 2 बाई 3। यस। सो लेमडा 1 ओवर लेमडा 2 इट विल बी 2 रूट 2 ओवर 3। बेसिक है, मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। कोई डाउट क्या इसमें? ओके तो अपॉन √3 होगा ना? हाँ ओके ओके या ये रहेगा ठीक है। 2 रूट 2 या ऐसे लिख देते हैं 2 रूट 2 ओवर √3। चले तो यार मतलब देखो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक और रिलेशन दिखा देते हैं क्लास क्वेश्चन। एक अच्छा क्राइटेरिया क्या कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कंपेयर करके दिखाते हैं कि दोनों के वेवलेंथ में क्या कंपैरिजन आ जाएगा। लेट्स से कंपेयर द wavelength of
इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन having same energy, चले ट्राई करें, देखें क्या रेशियो आएगा, कैसे कंपेयर होगा, सॉल्व करें। फोटोन को भी हमने सेम एनर्जी दी है और इलेक्ट्रॉन को भी सेम एनर्जी दी है, तो फिर क्या कंपेयर होगा, क्या रिलेशन होगा दोनों में, वो आपको लिखना है। मतलब इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की, इन दोनों में रिलेशन आपको लिखना है, दोनों की वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। टारगेट समझ आया सबको क्या करना है? ओके तो देखिए यार, काम की बात क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन और फोटोन को दोनों को सेम एनर्जी दी है, तो दोनों की वेवलेंथ लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसे लिखेंगे? मैटर वेव से h/p, लेकिन हमने एनर्जी दी हुई है तो h/√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जो एनर्जी हमने दी है k, ठीक है, या E। सो यहाँ पर मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, और वो लेट्स से हमने कुछ E दी हुई है। तो यार इलेक्ट्रॉन को तो ठीक है ऐसे लिखा, फोटोन की वेवलेंथ कैसे लिखते हैं? h/λ। अरे लैम्डा निकालना है तो वो h बाई क्या लिखेंगे? p। मोमेंटम। हाँ, और कुछ याद आ रहा है कि जो फोटोन की है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ mv² लिखते हैं क्या? mc² mc² करके लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी जो एनर्जी को है हम कैसे लिखते हैं, mc² टाइप पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे चाहिए यहाँ पर लेमडा, तो डायरेक्टली एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बिकॉज एनर्जी हमें पता है। एनर्जी कैसे लिखते हैं? फॉर फोटोन एनर्जी कैसे लिखते हैं? एच न्यू, या फिर न्यू को क्या लिख देते हैं? c बाई लेमडा। तो लेमडा ऑफ फोटोन क्या आ जाएगा? लेमडा ऑफ फोटोन hc बाय e। देख रहे हो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस? फॉर इलेक्ट्रॉन तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। अगर हमें रिलेशन चाहिए तो दोनों इक्वेशन में से ई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ई क्या है, दोनों में सेम है। Same. तो इसका मतलब हमें स्क्वायर करके हटाना पड़ेगा। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और ये कर सकते हैं कि ई की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, कोई भी जैसा आपको मेथड बेटर लगे। तो मैं स्क्वायर करके रख देता हूँ, तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका स्क्वायर कर देंगे तो ई वहां से हट जाएगा और दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेमडा ई का स्क्वायर हो जाएगा h²/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, डन। और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो लेमडा फोटोन ओवर लेमडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, यहां में से
एक H तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचेगा C/H इंटू 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही हमें बताना था कि जो फोटोन की वेवलेंथ है वो इनडायरेक्टली, या फिर फोटोन की जो वेवलेंथ है वो है C/2H इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। क्लियर? तो मतलब यहां से हम ये बताना चाह रहे हैं, मतलब सिचुएशन क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर इक्वल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन और फोटोन लूं तो उनकी वेवलेंथ में रिलेशन क्या है, ये समझ आया? व्हेन बोथ आर हैविंग सेम एनर्जी तो उनकी वेवलेंथ में कुछ ये रिलेशन आएगा। बता, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, दोनों का एनर्जी लिखना सबको समझ में आ गया ना? तो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि दोनों का वेवलेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा अगर एनर्जी गिवन है। तो सेम क्वेश्चन मैं दूसरे फॉर्मेट में रखूंगा, व्हेन बोथ हैविंग सेम एनर्जी E, देन मतलब अभी क्या है, E को अगर हमें रिप्लेस नहीं करना, अभी हमने क्या बताया, E को रिप्लेस करके चेक किया है कि दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। अगर हमें E को रिप्लेस नहीं करना है, हमें पता है कि एनर्जी ये है, तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो रेशियो पता चल जाएगा लेमडा इलेक्ट्रॉन बाई लेमडा फोटोन, लेमडा इलेक्ट्रॉन बाई लेमडा फोटोन। लेमडा इलेक्ट्रॉन कितना है, h/√2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E अपॉन फोटोन का लेमडा क्या है, hc/E। तो देखो रेशियो क्या आ जाएगा, H तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर, और √E ऊपर चला जाएगा, सो √E ओवर √2m इंटू C। समझ आया ये? कोई डाउट इसमें किसी को? तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या आ गया, 1/C √E ओवर 2m। तो ये जस्ट मैंने क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा कि ऑप्शन में अगर E को लेके आना है तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। अगर लेट से गिवन नहीं है कि एनर्जी E कितनी है, सिर्फ गिवन है कि दे आर हैविंग द सेम एनर्जी, तो फिर हमें E को रिप्लेस करना पड़ेगा और कुछ इस टाइप का रिलेशन वहां पे आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यार एक तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा डुअल नेचर है ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आप लोग सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी इसमें कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे फोटो शेल के बारे में है, बोर्ड्स लेवल की कुछ थ्योरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो बोर्ड्स लेवल का थोड़ा सा थ्योरी करके और आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर से एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन और फोटोन का था, नेक्स्ट है एटम और न्यूक्लियाई को लेके। चलिए, तो आज का काफी सॉल्विंग वाला पार्ट था, एक बार रिवाइज कर लेंगे बेटर रहेगा। ओके सर। या कोई डाउट? सर या हाँ वो हाँ लैम्डा फोटोन इज इक्वल टू वो 2cme अपॉन h आ रहा है एक इनटू सेकेंड, लैम्डा की स्क्वायर। इसमें या नीचे? नहीं, ऊपर वो जहाँ स्क्वायर की है। इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, h स्क्वायर आ गया। ठीक, ये सिचुएशन आ गई। अभी इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक h नीचे बचेगा और c ऊपर रहेगा ना, और 2m ऊपर आ जाएगा। ओके, 2m ऊपर आ जाएगा। हाँ ठीक है, यही पॉइंट था। हाँ सर। हाँ, तो इसे रीअरेंज कर देते हैं, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C डिवाइडेड बाई H, ये रहेगा। ओके
कोई और डाउट किसी को? चलो ठीक है, तो आई गेस ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रहा है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आके कवर कर दूंगा। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। ओके, बाय बाय एवरीवन।